बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में नून लीग के बड़े ऐलान को डिस्कस करेंगे। लीगियों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है, ये ऐलान सामने आया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात भी की और इस मुलाकात में नून लीगी वफ़द ने पीर पगारा को नवाज शरीफ के खैर सगाली जज्बात भी पहुँचाए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि तमाम मुस्लिम लीग के धड़ों को जमा किया जाए। रहनुमा नून लीग साद रफ़ीक का यह भी कहना है इस मौके पर कि मुस्लिम लीग फंक्शनल और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल भी हुआ है। ये मुलाकात मस्बत रही है। फंक्शनल लीग के रहनुमा सदुद्दीन शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। ये जो बड़ा ऐलान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया है कि मुस्लिम लीग के जितने भी धड़े हैं उनको जमा किया जाए, ये खैर सगाली जज्बात और ख्यालात का इजहार हो रहा है, इसका तबादला ख्याल हो रहा है। यकीनन आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो जज्बात का इजहार किया जा रहा है वो खुशाइन लग रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुफाहमत के बादशाह के सियासी किले में नवाज शरीफ की मुफाहमत कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये सवाल ज़रा हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उनको इस हवाले से क्या लगता है। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट ईसा राना साहब और ब्यूरो चीफ कराची मुजाहिर सईद साहब। अतीकुर रसूल साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो हम देख रहे हैं मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और ये वक्त मुलाकातें कर रहा है, सियासी इत्तेहाद करने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग के तमाम धड़ों को इकट्ठा करना या जमा करने की ख्वाहिश है, दूसरी जानिब MQM के साथ भी सियासी इत्तेहाद की बातें सरगर्म है। क्या कहेंगे, आने वाला वक्त क्या वाकई ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून ही हर तरफ छाई हुई नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हुमा, वक्त के साथ साथ जो है वो हमारा जो सियासी उफ़क़ है उस पर तब्दीलियाँ आती रहती हैं और इसी तरह से हमने देखा है कि हमारे सियासतदान भी जो है वो अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता रहा है, अब वो भी शायद कुछ सीखते चले जा रहे हैं। और इसकी मिसाल जो है वो हमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद जो उनकी तकरीर है और उसके बाद से अब तक किए गए उनके इक़दामात हैं उससे नज़र आ रहे हैं। जिस वक्त उनकी जलावतनी हुई और उससे पहले जो कुछ उन्होंने तकारीर में जलसों में कहा वो आवाम से या हम आपसे ढका छुपा नहीं है, लेकिन जब से वो वापस आए हैं उसके बाद से वो बात कर रहे हैं मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, वो बात कर रहे हैं, वो सियासी मफाहमत के हवाले से बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो सियासी तौर पर अब जो तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है और सबसे पहले ज़ाहिर है वो तनाज़ात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे पार्टी के अंदर। उसके लिए भी आपने ये देखा कि वो पार्टी के अंदर भी अब जो है वो सबको कबूल करने के हवाले से उनके बयानात जारी हैं कि जो भी इलेक्टेबल्स हैं या चाहे उनकी पार्टी से जो नाराज़ लोग थे उनको भी राज़ी करने की वो बात कर रहे हैं। इसी तरह जो सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो मुस्लिम लीग को हुआ है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा टूटती रही है। कभी वो फंक्शनल लीग बनती रही है, कभी वो काफ लीग बनती रही है, कभी वो ज़िया लीग बनती रही है, कभी कुछ और जो है वो सामने आता रहा है। तो अब उन्हें एक चीज़ ये समझ आ गई है कि अगर वो इकट्ठे होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। आपने ये भी देखा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एक, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ख़राबी जो है वो आई है गुज़श्ता कुछ अरसे में, वो ये है कि आप अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें तो कभी ये 2/3 अक्सरियत लेके आई थी, अब जिस तरफ आपको पंजाब और पंजाब के भी मखसूस इलाके की तरफ जमात नज़र आती है। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो वो भी सिर्फ सिंध तक महदूद होती नज़र आती है। इसी तरह जो MQM की बात करें तो वो सिर्फ जो है वो बहादराबाद और उसके कुछ इलाके से शायद जो है वो बाहर अभी तक निकल नहीं सकी। इसी में पाकिस्तान ज़मीनी पार्टी भी बनी और दीगर भी। तो ये सारी बातें अब हमारे जो सियासी गुरु जिन्हें आप कह सकते हैं या सियासत के बड़े जो लोग हैं उन्हें समझ आई है। इसीलिए अब एक जो है वो मिसाक सियासत और मिसाक मईशत की तरफ सूरत हाल जा रही है और ये शायद PMLN अपने अंदर ये सारी चीज़ें पहले करेगी और फिर ग्रेजुअली वो आगे बढ़ेगी। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका ओपिनियन आ गया। मुजाहिर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिर साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, ये नए सियासी इत्तेहाद क्या देरपा भी होंगे? देखें, बिल्कुल जैसे अतीकुर रसूल साहब ने बात की, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का जो रवैया है वो यकसर मुख्तलिफ है और वो भी मफाहमत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सिंध की जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध को गढ़ कहा जाता है और अमली तौर पर अगर आप देखें तो ये अक्सरियत लेके वहाँ पर हुकूमत बनाई जाती है।
अभी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो आके मुस्लिम MKM से भी मुलाकातें की, इसके अलावा PMLF से भी वो मिले। अभी एक दौरा और है मियां नवाज शरीफ का जो आने वाले दौर में होगा, जिसमें वो पीर साहब पगारे की वालदा और उनकी जो बेगम है उनकी ताज़ियत करेंगे, इंतकाल पे ताज़ियत करने के लिए आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो उनका फोकस है PMLN का वो ये कि साथ साथ वो मजहबी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाती है सूबाए सिंध के अंदर। एक ये भी नज़रिया सामने आया है कि अब सक्कर है, मीरपुर ख़ास है, खैरपुर है और इसके अलावा ढेरकी है और 2-3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से नए पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग हैं वो शमूलियत अख्तियार किया है। तो अब इसके बाद ये देखना है कि आने वाले दौर इलेक्शन में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन किन को टिकट देती है। क्या सक्खर से वो अपने सीनियर रहनुमा को नाराज़ करेगी, क्या वो ढेरकी से अपने सीनियर रहनुमा को नाराज करेगी या मीरपुर खास से नाराज करेगी। तो उसके बाद PMLN का ये भी टारगेट है कि वो नाराज रहनुमाओं को भी जो है वो अपने राब्ते में लेके आएगी और ये कहेगी कि अपने प्लेटफॉर्म से वो टिकट लड़ें, सॉरी इलेक्शन लड़ें। सिर्फ यहाँ पर बात जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अब जरदारी साहब जो आपको पता है मफाहमत के बादशाह हैं, क्या वो इतनी आराम से ये बिसात जो है वो बिछने देंगे? क्या गेम नवाज शरीफ साहब की मर्जी चलेगा? तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि हम खुद बीइंग अ जर्नलिस्ट जब हम ट्रैवल करते हैं अंदरून सिंध, कराची और दीगर जगहों पे, तो ये वाज़े तौर पे बात नज़र आती है कि एक मुहावरा भी कहा जाता है कि वो कहते हैं कि सर साढ़े पीर दा वोट बेनज़ीर दा। तो वो ये एक मसला है कि वो पीपल्स पार्टी से बाहर नहीं आते, उनको तीर का एक निशान जो है ना वो यहाँ पर नज़र आता है। फिर MKM की अगर आप देखें तो MKM मुकम्मल तौर पे जो है वो डिक्लाइन की तरफ है। MKM मीरपुर खास से भी सीट लेती थी, MKM जो है वो अंदरून सिंध के भी सक्खर से भी सीट निकालती थी, लेकिन अब MKM जैसे अतीक रसूल साहब ने कहा कि बिल्कुल महदूद हो गई। अब कराची में भी मुकम्मल तौर पर MKM नहीं है, सिर्फ बादराबाद हो गया और कुछ एरियाज इनके हो गए इर्द गिर्द के। तो यहाँ पर तो MKM को भी शामिल करके PMLN इतना अपना जो है ना स्ट्रक्चर मजबूत नहीं कर सकती कि वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे या अपना कोई इलेक्टेबल जो है वो यहाँ पर लेके आए। फिर PMLN की अपनी अगर तंजीम साजी देखी जाए तो सूबा सिंध के अंदर उनकी तंजीम साजी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो हौस अली शाह के बाद कोई भी ऐसा खास इनका जो रहनुमा है वो यहाँ काम नहीं कर सका। और अभी भी बशीर मेमन जिनको सूबा सिंध का सदर बनाया गया है, उनकी भी सियासी कोई खास बसीरत नहीं है। अभी भी इतलात ये जराए कह रहे हैं कि कुछ रहनुमा जैसे साबिक गवर्नर के बारे में जराए कह रहे हैं कि वो भी नाराज हो गए, मुफ्ता इस्माइल छोड़ के चले गए। तो बड़ा मुश्किल काम है PMLN के लिए। देखिए जुबैर साहब जो हैं, बिल्कुल मोहम्मद जुबैर एक बहुत कदावर शख्सियत हैं, गवर्नर रह चुके हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तरीका है उनके बात करने का। तो कोशिश तो जाहिर है की जाएगी, लेकिन बारह दीगर से मुफ्ता इस्माइल हो गए या शाहिद खान अब्बासी का भी सुनते हैं कि वो अलग थलग रहने लगे हैं। तो अभी ये सब चीज़ें कवर करना भी PMLN के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, ताकि सेंट्रल की तरफ जाएं। तो उन्हें पंजाब को पहले देखना पड़ेगा कि पंजाब में हम किस हद तक जाते हैं, क्योंकि पंजाब में अगर PTI इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो वहां PTI बहुत टफ टाइम दे देगी नून लीग को। ठीक हो गया मज़ाहिर साहब, आपका ओपिनियन आ गया इस सब। अभी मज़ाहिर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि मुफाहमत के बादशाह इतनी आसानी से इन सब चीज़ों को कामयाबी की तरफ नहीं होने देंगे या फिर कोई रिएक्शन देंगे। आने वाले वक्त में कैसा रिएक्शन देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से आप? देखिए भरपूर रिएक्शन देख रहा हूँ मैं तो, और उसकी बल्कि आपको जो है वो असरात नज़र भी आ रहे हैं कि वो पंजाब की तरफ फोकस करते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आप ये यूं भी देख लें कि दोनों के दरमियान ये जो टग ऑफ वार आपको नज़र आ रही है वो ये है कि PMLN जो है वो उनके घर में जाके वार करने की कोशिश कर रही है और वो PMLN के घर में जाके जो है वार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी का आपने गुज़श्ता दिनों बयान भी सुना कि वो कह रहे थे कि अगला जो वज़ीर आज़म है वो लाहौर से नहीं होगा, और उसके जवाब में अयाज सादिक का बयान आया था कि फिर शायद जो है वो जाती उमरा से होगा। तो आप देख लें कि दोनों के दरमियान इस वक्त जो है वो लफ्जी जंग जो है वो जारी है, और जाहिर है वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी अब सिंध से निकलकर पंजाब में जो है वो फोकस करती नजर आ रही है। शायद इसीलिए नून लीग ने अब सिंध में डेरे डालने की कोशिश की है। हमारे साथ इसारा राना साहब मौजूद हैं, सर उनका भी ओपिनियन जान लेते हैं। इसारा राना साहब, नून लीग तो भरपूर तैयारी कर रही है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की, क्या ये मुफाहमत कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकेगी? देखिए बात ये कि मुस्लिम लीग नून जो है बहुत टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है, और ये सब ऐसी बातें हैं बनाई भी। जो एसेट्स जिनके हैं वो जिसको मर्जी दे दें। MKM जो है वो उसके DNA में अपोजिशन नहीं है, वो एक ऐसी यतीम जमात है जो हर ताकतवर की गोद में बैठ के कहती है कि मुझे फीडर कोई पिला दे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। कल तक ये PTI के इत्तेहादी थे,
फिर उससे पहले ये पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे, उससे पहले ये नून लीग के इत्तेहादी थे, उससे पहले ये मुशर्रफ के इत्तेहादी थे। तो इन जैसे बिकाऊ मालों की क्या अहमियत और हैसियत होती है। असल चीज़ तो ये है कि उसमें नवाज शरीफ साहब पूरी दुनिया में इस टाइम पाकिस्तान के जगह जगह जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है उन्हें ट्रैवलिंग की इजाज़त मिली हुई है। लेकिन क्या आपने पिछले कुछ माह जब से वो आए हैं, कोई एक उनका सियासी बयान या इंटरव्यू आपने देखा या सुना है? कोई एक लाहौर के जलसे के अलावा उसके बाद जो नहीं, गोद बिल्कुल। लिया हुआ जलसा था, कोई जलसा अवामी राब्ता मुहिम, लोगों से राब्ते ताल्लुकात करते देखा है? सब वो जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों में उड़ के जो एक सियासी बूफे लगा हुआ है, प्लेट उनके हाथ में है और वो वहां से अपनी मर्जी की चीजें उठा उठा के उस प्लेट में रख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई सियासत में कोई बहुत बड़ा भूचाल आएगा। जो भूचाल आना था वो मियाँ साहब की आमद से आ चुका है। और रही पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी बेचारी अपना घर बचा ले तो बड़ी बात है, क्योंकि इस बार मियाँ साहब कभी जरदारी साहब माजी में सुना था कि उनके हाथ करते रहे। इस बार मुझे लगता है कि मियाँ साहब ने जरदारी के साथ हाथ कर दिया है और फिर वो इस चक्कर में है कि विफाक के अंदर एक अपनी तगड़ी मेजोरिटी बना लें। इसीलिए उन्होंने इलेक्टेबल्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी धनुष दिल्ली दूर, मेरी किताबों में तो मियाँ साहब अभी वजीर आजम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो वजीर आजम बनेंगे। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा माजी के हालात को देख लें तो जब भी सियासी इत्तेहाद हुए और कॉमन इंटरेस्ट के लिए हुए या कॉमन टारगेट अचीव करने के लिए हुए तो वो अचीवमेंट हमें होती हुई दिखाई दी। अब जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि शायद वो सिंध में जो है वो फतह के झंडे गाड़ लेंगे, तो क्या आपको लग रहा है इस वक्त ये सियासी इत्तेहाद कामयाबी के साथ जो है वो देर पा भी होगा और कामयाबी के साथ अपना टारगेट अचीव कर पाएगा? नहीं, मुझे बताएं माजी में कौन सा सियासी इत्तेहाद है जिसने सर अभी जो पीडीएम बनी और वो उनका जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया। टारगेट तो वो उनका अपना अचीव हुआ ना, अवाम को क्या मिला? जीडीपी जो था वो उस वक्त जब उन्होंने हुकूमत गिराई 5.7 था और फिर माइनस में चला गया। ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट बुलंदी पे थी, फिर इनके 17 महीने की हुकूमत में वो नीचे चली गई। फिर हमारे ने तारीखी कर्जे लिए, डेप्ट जो है वो हमारा तारीखी तौर पे बढ़ा। तो इसहाकडारी तो थे उस टाइम वजीर खजाना। तो अब कौन सी गीदड़ सिंगी है उनके पास जो अब वो आके वो नई गीदड़ सिंगी इस्तेमाल कर लेंगे? मतलब 17 महीने जब उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, इमरान खान सर आप इकोनॉमी के हवाले से बात करें, प्रोग्राम के दूसरे सेशन में हम इसको इन डिटेल जानेंगे और आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है और इस बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस करना है। क्या मुफाहमत के बादशाह के सियासी किले में नवाज शरीफ की मुफाहमत कामयाब हो पाएगी? 39% को ऐसा लगता है जबकि 61% ऐसा नहीं मानते। एक ब्रेक की जाने बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से कबल कहा था कि हम वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से बात करेंगे। ज़रा अगर इकॉनमी पर नज़र डालें तो एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया और ज़राए के मुताबिक आज से पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे जो कि 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करें तो इस वक्त उसमें मस्बत रुझान हमने देखा और 100 इंडेक्स 56,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। यकीनन ये बात खुशाइंद है और आने वाले वक्त में भी अगर मईशत इसी तरह से मुस्तहकम होती है, इसमें हम मस्बत रुझान देखते हैं, तो यकीनन ये इलेक्शन और उसके बाद की सूरत हाल पर भी मस्बत असरात मुरतब करेगी। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। इसारा राना साहब, हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो स्टॉक मार्केट में हमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, दूसरी जानिब ये भी जो है वो ज़राए बता रहे हैं कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात तय पाने वाले हैं उसमें भी हमें मुस्बत रुझान ही नज़र आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं आपके इलेक्शन की तारीख आने की वजह से ये सब मुमकिन हुआ है या ये सब कुछ होना ही था? देखिए, ये जो सब है और आज उस पर भी गई ना करे कि ये अपनी जगह पे कायम दायम रहे, लेकिन मुझे तो जो नज़र आ रहा है दिसंबर में एक बहुत बुरी शक्ल नज़र आ रही है। हमने 20 अरब डॉलर दुनिया के वापस करने और ये 20 अरब डॉलर में मेरी इतलात ये कि हमने तकरीबन को 14 अरब डॉलर जो है इकट्ठे किए हैं दुनिया से मांग टांग के, अपने रिसोर्सेज से नहीं, और 6 अरब डॉलर अभी भी शॉर्ट।
तो ये एक मुझे तो एक बहुत बड़ा बुहरान जो है वो सर उठाता, फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता नजर करे, ऐसा हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरह पिछले दिनों में मेहनत की और उन्होंने वो इस कश्ती में जो सुराख थे उन्हें बंद करने की कोशिश की, डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन किया, पेट्रोल के लिए किया और बहुत सारी चीजों के लिए किया, जिसके मस्बत नताइज भी आए। लेकिन ये सारे ऐसे ही है जैसे किसी पेशेंट को आप कोई एक ऐसी डोज दे दें जिससे वो वक्ती तौर पर थोड़ा सा उसमें जान पैदा हो जाए और फिर वो वहीं का वहीं रहे। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की ज़रूरत है जो हम बना नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है ना बनाने की कि जो हमारी ऊपर की लीडरशिप है उसको अवामी मैंडेट का एतमाद ही नहीं होता हासिल। मसनूई एतमाद के साथ आने वाले लोग होते हैं तो वो अपनी डंक टपाओ पॉलिसी में अपनी खाल बचाने के लिए और अपने दाल दलिए के लिए उसमें मसरूफ होते हैं। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकल आए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान कोई रास्ता निकाले। लेकिन अगर अल्लाह नहीं करना है तो हमने भी क्या करना है, फिर हमें भी कुछ, हम तो कुछ नहीं करेंगे। हम टैक्स नेट हमारा जीरो है, ठीक है। मेरे हाल कोई 10 लाख के पता नहीं कितने 20-30 लाख लोग 22 करोड़ की आबादी में टैक्स दे रहे, और वो भी वो लोग शामिल है मेरे जैसे जो बेचारे जिन्हें पता भी नहीं होता, तनख्वाह जब उन्हें मिलती है तो पता चलता है टैक्स भी कट गया। पानी पे भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, गैस पे भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, बिजली पे भी दे रहा हूँ, पेट्रोल पे भी दे रहा हूँ, खानों के ऊपर भी दे रहा हूँ, सड़कों पे चलने पे भी दे रहा हूँ, मैं ही टैक्स दे रहा हूँ। और जो इस मुल्क के बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने अरबों खरबों कमाए वो 1 रुपया नहीं देते। फिर आ जाते अशराफिया जो हैं वो सालाना पता कितने खरब रुपए जो हैं उनके लल्ले तललों पे खर्च हो जाता है। तो ये मुल्क ताकतवरों का मुल्क है, इसमें गरीब को ऐसे जलील होने के लिए छोड़ दिया गया है। और IMF से जो पैसे मिलते हैं, मुझे पता है, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, एक बात और बता दें कि IMF जब 9 बार पीपल्स पार्टी ने, 4 बार नून लीग ने पैसे लिए, वो पैसे कहाँ गए? सही। साराना साहब, आपका ओपिनियन आ गया। मुजाहिर सईद साहब, आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, क्या मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा, या फिर आपको भी सूरत हाल कुछ जो ख़तरनाक तौर पे जो लग रहा है, मुमकिन तौर पे ख़तरनाक होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल बेहतरीन अक्कासी की है हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन अक्कासी की है कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। गरीब के लिए इस मुल्क में अभी फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मसनूई तौर पर जो चीज़ें बढ़ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज की, वो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्शन की डेट दे दी है। IMF की जो शराइत है वो निगरान हुकूमत हमारी जो है मुकम्मल तौर पर मान रही है। गैस के नरखों में भी इजाफा हो चुका, बिजली के बिल भी बढ़ चुके, बिजली में भी इजाफा हो रहा है। फिर कपड़े ख़रीदने जाएँ या किसी घर का राशन ख़रीदने जाएँ तो बिल के नीचे जो है वो एक टैक्स लिखा हुआ, तो हमें वो टैक्स पे सब हम हर चीज़ तो अदा कर रहे हैं। महंगाई के बोझ तले हम जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो दबते चले जा रहे हैं। ये ज़रूर सुनने में आया कि इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो है पाकिस्तान का, उसमें शरह सूद में 2% जो है वो कमी जो है वो हो जाएगी आने वाले इसमें माली साल में। तो उससे फ़ायदा कहते हैं कि सरमायाकारों को पहुँचेगा, तो शायद वो सरमायाकार जो है अपने शराकत दारों को वो डिविडेंड जो है वो अदा करें। अदरवाइज़ अगर मुकम्मल तौर पर देखा जाए, मुस्तकिल मिजाजी की सूरत हाल देखी जाए, आने वाले दिनों की सूरत हाल देखी जाए, तो मैं अपनी ज़ाती तौर पर ये बात, और जो हम ग्राउंड रियलिटीज़ है, मार्केट जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ज़ाहिर वर्कशॉप्स करते हैं, शॉर्ट्स भी करते हैं, एक गरीब आदमी जो है मुसलसल पस्ती की तरफ जा रहा है, उसके लिए कोई रोशनी की किरण जो है वो नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह उन्होंने कहा कि अभी 9 दफ़ा जो है अपना पीपल्स पार्टी IMF से पैसे ले चुकी है, 4 दफ़ा नून लीग ले चुकी है, तो पैसे कहाँ गए? वो कहते हैं ना, दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो वो ये है सिलसिला। अच्छा मुजाहिर साहब, जिस तरह से अभी हम बात करें इलेक्शन के आने वाली सूरत हाल, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। इलेक्शन से पहले जैसे कि अभी साराना साहब भी कह रहे थे कि तकरीबन 6 अरब डॉलर्स अभी भी हमें चाहिए जो हमने दुनिया के लौटाने हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? यहाँ तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो दूर की बात, शॉर्ट टर्म भी नहीं नज़र आ रही। अब बिल्कुल देखिए, शॉर्ट टर्म पॉलिसी हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नज़र नहीं आई। लॉन्ग टर्म तो खैर हम बात ही नहीं करते उसकी। दूसरा, जिस तरह से IMF की शराइत मानी जा रही हैं, तो हमारे जो ज़राए ख़जाना के वो ये कहते हैं कि IMF जो है वो जो अभी अपनी किस्त जो है वो बगैर किसी डिले के जो है पाकिस्तान को दे देगा। अब ये समझ में नहीं आता कि मज़ीद कितना कर्ज लिया जाएगा इलेक्शन को निभाने के लिए, इलेक्शन किस तरह होंगे, इलेक्शन से पहले अल्लाह ना करे कोई मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह ये देखिए पूरे मुल्क के अंदर आप देखें तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बहुत वर्स है। हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। हालिया दिनों में आपने देखा हसन हैदर साहब जो है कर्नल, उनको भी शहीद किया गया। इससे पहले 14 जवान जो हैं वो हमारे बलूचिस्तान में शहीद हुए। तो हम हर तरफ से जो है वो परेशानियों का शिकार हैं। महंगाई अपनी जगह, हमले
मुजामले अपनी जगह, TTP अपनी जगह, अफगानिस्तान से दहशतगर्द अलग आ रहे हैं, इंडिया रॉ और मोसाद के ज़रिए हमारे मामला और ख़राब कर रहा है। तो हम बहुत इस वक्त हम हालत जंग में मौजूद हैं, तो हमें निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम निकलेंगे इस जंग से। बिल्कुल, हम पुरुमीद हैं इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। अतीकुर रसूल साहब, आपको क्या लग रहा है आने वाला वक्त कैसा होगा? स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है, क्या मौशी इस्तेहकाम भी मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मुल्क में जो आपका मौशी इस्तेहकाम है या जो हम इकनॉमिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। माजी में हमने ये देखा कि हमारे यहाँ खैर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की बात हो रही है। हमारे यहाँ मेरा ख्याल ये है कि कभी पॉलिसी इस तरह से बनाई नहीं गई। खैर फिलहाल जो बात हो रही है, आपका क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, वो ये है कि ये जो रुझान आपको स्टॉक मार्केट में नज़र आया है, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। अगर आप देखें, आपको सियासी जो लीडर्स हैं या सियासी जमातें हैं या जो हमारे सियासतदान हैं, वो आपको मफाहमत करते और मुल्क की मईशत की बेहतरी के हवाले से बात करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारे दीगर इदारे हैं, चाहे हम आर्मी की बात करें, चाहे दीगर जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, उनके हवाले से भी अगर देखें तो वो तमाम लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, उसकी बेहतरी के लिए हमें तमाम लोगों को मिलकर किरदार अदा करना है। और ये किरदार ना सिर्फ उन्होंने ज़बानी इस बात पर एग्री किया है, बल्कि प्रैक्टिकली आपको इकदामात भी उस पर नज़र आए हैं। आपने देखा कि डॉलर के हवाले से जो ब्लैक मार्केटिंग थी और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से कार्रवाइयाँ हुई और जो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पकड़ दकड़ शुरू हुई इस तरह के लोगों की, तो उसका नतीजा आपने देखा कि आपकी जो मुआशी सूरत हाल है उस पर ये एक इमेज बना है कि अब तमाम लोग मुल्क में इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बना के ही तरक्की की तरफ जाया जा सकता है। तो उनके जो वो पॉजिटिव इकदाम हैं उसका असर आपको जो है वो नज़र आता है स्टॉक मार्केट में बेहतरी की सूरत में। अब ये है कि एक दिन अगर स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है तो उससे क्या हम ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क का जो गरीब है उसके दिन भी फिर गए हैं? तो ऐसा नहीं है। अभी ये बहुत लंबा इसमें वक्त दरकार है। आपको जिस तरह से वो फरमा रहे थे कि बिल्कुल आपका जो जनवरी, फरवरी और मार्च का ये जो टेन्योर है, ये आपके मुल्क पर बहरहाल जो है वो माशी वाले से भी और अदरवाइज़ भी थोड़ा सा भारी वक्त है। तो अगर हम इससे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बेहतर गुजर जाएंगे। और अगर ये सब मिलके इसी तरह से जब अब काम कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से, अगर ये सूरत हाल इसी तरह से चलती रही तो हम बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। सर, बेहतरी की तरफ तो जाएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुख्तसरन ये भी बता दें। देखिए, आवाम को तो उस वक्त ही मिलेगा कि जब नई इलेक्टेड आपकी गवर्नमेंट आएगी और उसकी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह होगी। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। जरा इस बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम इलेक्शन की तारीख आने की वजह से मुमकिन हुआ? 64% को ऐसा ही लगता है, जबकि 36% ऐसा नहीं मानते। हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब कुछ जिक्र करेंगे इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के हवाले से। आपको बताएं कि अमरीका के मुशीर कौमी सलामती ने दावा किया है कि गज़ा में 7 अक्टूबर से पहली वाली हुकूमत कायम नहीं रहेगी और ना ही मुज़ाकरात दोबारा इससे कबल होने वाली बातचीत की सतह तक जा पहुँचेंगे। अब सवाल हमारा अपने मेहमानों की जानिब ये है कि क्या गज़ा के लोगों को हक़ खुद इरादियत ना देना मज़ीद कशीदगी का बायस बनेगा या हालात जूं के तूं रहेंगे? अतीकुर रसूल साहब, आपको क्या लग रहा है इस फैसले के बाद आने वाली सूरत हाल किस जानिब इशारा कर रही है? हुमा, कभी भी तारीख उठाकर देख लें, कौमें जो हैं वो अपनी सॉवरेनिटी पर, खुद मुख्तारी पर और अपनी ज़मीन के हवाले से कभी भी समझौता नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, अगर आप फ़लस्तीन की बात करते हैं तो फ़लस्तीन की तारीख भी उठा कर देख लें, उनका तो नारा है, उनका बच्चा बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान, ख़वातीन, हर एक ये नारा लगाते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों का है। तो ऐसी सूरत हाल में वो किसी किस्म का भी कोई ऐसा क्लेम कि जिससे उनकी खुद मुख्तारी पर, उनके हक़ खुद इरादियत पर और उनकी सॉवरेनिटी पर अगर कोई हर्फ आता है तो वो कभी भी इस पर समझौता जो है वो नहीं करेंगे, ना किसी ऐसी बात पर जो है वो कभी राज़ी होंगे। तो ये तय है कि कभी भी अगर कोई भी दुनिया की ताकत, चाहे वो US हो, चाहे वो दीगर इसराइल जिस तरह से जो कुछ कर रहा है या दीगर जो उसके हामी हैं, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे या ऐसा सोचेंगे तो फ़लस्तीनी कभी भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे। वो इसके खिलाफ जो है वो रिटेलिएट करेंगे, बल्कि अपनी वो जाने जिस तरह से दे रहे हैं, 11,000 के करीब लोग जो है वो इस वक्त सफ़ा हस्ती से इसराइल ने मिटा दिया। और बड़ी एक और ख़ास बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि यहाँ पर बदकिस्मती से UN का जो रोल है वो इंतहाई, मैं समझता हूँ कि वो परेशान कुन रहा है और उसकी जो साख है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। चाहे वो UN हो, चाहे उसकी UN सिक्योरिटी कौंसिल हो, चाहे उसके जो दीगर मुतल्लिका जो इदारे हैं वो हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, उसका भी
आप देखें इसराइल ने वहाँ पर जंग में ला के रख दिया फूड को, उसने मेडिसिन को, उसने हॉस्पिटल्स को जो है वो नहीं छोड़ा। तमाम जो ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं उसको भी उसने जो है वो रोन के रख दिया और उसके अगेंस्ट आपको यूएन जो है वो कुछ भी करता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमास की जानिब से सेकंड स्पेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए हमास आप उसको जो है वो सिर्फ हमास तक लिमिटेड ना करें। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से आप जो है वो 4 से 5 हज़ार के करीब बच्चे जो है वो इसराइल ने शहीद कर दिए, जिस तरह से वहाँ पर 11,000 के करीब लोग अब तक जो है वो शहीद कर दिए गए हैं, तो क्या उनके लवाहिकीन, उनके रिश्तेदार और जो मुसलमान हैं वो क्या इसको ऐसे ही जाने देंगे? ये सिर्फ हमास नहीं है, बल्कि मेरा जो ख्याल है, जो अब तक मैंने फ़लस्तीन की तारीख देखी है, फ़लस्तीनियों की तारीख देखी है, वो तमाम मिलकर आखिरी खून के कतरे तक जो है वो लड़ेंगे और उस पर किसी सूरत भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे कि उनकी जो सरजमीन है उस पर किसी गासिब का कब्जा हो। तो साहब, जो खदशात पहले जिनका इजहार किया जा रहा था कि ये जंग मजीद कशीदगी इख्तियार करेगी या मजीद खत्ते को अपने लपेट में लेगी, तो वो खदशात मुझे लगता है पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना अब ये सूरत हाल क्या है कि ये रुकने में नहीं आ रही। ये जंग जो है वो अब आपको जो है वो आप देख रही हैं कि वो बढ़ती चली जा रही है। इसराइल जिस तरह से पहले उसने जो है वो हमास का नाम लेके उन पर हमला किया, अब वो स्कूल्स को मिटा चुका है, हॉस्पिटल्स को मिटा चुका है, वहाँ पर जो है वो कोई आपको आम जो शहरी है सिविलियन महफूज नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग यहाँ पर रुकेगी। फ़लस्तीनी और उनके हामी जो है वो डेफिनेटली इसका जो है वो रिटेलिएट करेंगे और वापसी पर अटैक करेंगे। ठीक हो गया अतीक साहब, आपका ओपिनियन आ गया। मज़ाहिर साहब, आपको क्या लग रहा है, हमास अमरीकी फैसले को आसानी से कबूल करेगा या उनकी जानिब से रिएक्शन सामने आने वाला है? देखिए हमास तो किसी सूरत ये फैसला जो है वो कबूल नहीं करेगा। इसका हमास को तो अपनी तरफ रखें ना। देखें अब दीगर 57 जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमास के साथ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए। ये बताएं कि इसराइल के हर फैसले के पीछे अमेरिका की पुष्पनाई जो है वो उसको हासिल है। हमारी हमास के साथ किसकी पुष्पनाई है, कोई खुल के सामने तो आए। सऊदी अरब अलग खामोश बैठा हुआ है, ईरान अलग खामोश बैठा हुआ है, तुर्की अलग खामोश बैठा हुआ है, एक वाहिद लबनान और एक यमन, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत रिटेलिएट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसराइल का। अदर देन हमास को, फ़लस्तीन को तो बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है। तो अगर इस तरह जुल्म सितम बढ़ता रहा और अगर इस तरह डायरेक्टली इसराइल ने कोशिश की थी किसी तरह टेक ओवर किया जाए हमास पे, तो ये मैं आपको बता दूं कि इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी एक जंग छिड़ जाएगी जिसमें सबसे पहले जो अपना किरदार अदा करेगा वो होगा ईरान। जी ठीक हो गया मज़ाहिर साहब, आपका ओपिनियन आ गया। इसार राना साहब, आपको क्या लग रहा है, आने वाली सूरत हाल क्या मज़ीद कशीदगी इख्तियार करेगी, ये कशीदगी कम होगी, थमेगी, हमास ये फैसला मानेगा नहीं मानेगा, और गज़ा के लोगों को हक़ खुद इरादियत ना देना क्या मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकता है आपकी नज़र में? तो हॉस्पिटल्स के अंदर वो हॉस्पिटल जो हैं वो कब्रिस्तानों में तब्दील हो चुके हैं और बदकिस्मती से जो हमारे 57 इस्लामी मुल्क हैं वो इस टाइम सबसे ज़्यादा बड़े तमाशबीन बने हुए हैं उन लाशों के ऊपर उनको एंजॉय करने वाले। 34 मुल्कों की फ़ौज बनाई हुई है सऊदी अरब ने, वो ये शादियों पे सिर्फ शुल्ली पटाखे चलाने के लिए बनाई है। शर्म से डूब मरना चाहिए इन हुक्मरानों को, जब यहूदी और ईसाई उनके लिए बाहर निकल आए हैं और वो तारीखी लंदन में तारीखी जलूस निकला, अमेरिका में तारीखी जलूस निकला, और ये बेहिस बेशरम जो हुक्मरान हैं इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, ये अपने सामने सबको मरता हुआ देख रहे और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब इसराइल इनके गिरेबान में हाथ डाल के इनको घसीटता हुआ सड़कों के ऊपर लेके आएगा। मेरा ये यकीन है कि वो वक्त आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने सुनी हुई है जिसमें आपने फरमाया था कि ये बुज़दिल अरबों को ये सजा मिलेगी कि यहूदी इनको गिरेबानों से पकड़ के सड़कों पे घसीटेंगे, और ये इतने बेशरम हैं, खरबों डॉलर के शहर बना रहे हैं। जिस ये सरजमीन बनी थी इस्लाम के लिए, बुत तोड़ने के लिए, आज वहाँ पे बुत बनाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खलीज के ऊपर गैर महसूस अंदाज में अमेरिका ने अपने लोग बिठा दिए। अमेरिका जो सबसे बड़ा बदमाश है इस कायनात का, सबसे बड़ा फितना शैतान है जो बाइडन, जिसने इस दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया। अमेरिका कभी नागासाकी पे बम फेंकता है, कभी हिरोशिमा पे फेंकता है, कभी वियतनाम में जा घुसता है, कभी अफगानिस्तान में जा घुसता है।
ईरान को इराक को तबाह कर दिया उसने, लीबिया को तबाह कर दिया उसने, शाम को तबाह कर दिया उसने, मिस्र को तबाह कर दिया उसने, और ये मुस्लिम हुक्मरान उसके गुलामी में इतने खौफजदा टट्टुओं की तरह उसकी तरफ मुंह करके देखो। ये गिद्ध हैं ये सारी, जो लाशों के मुकम्मल तौर पर मरने का इंतजार कर रही हैं ताकि फिर उनका मांस नोच नोच के खाएं। मुझे शर्म आती है कि OIC जैसे नाकाम, नाअहल और होम्योपैथिक इदारे, हिजड़े इदारे जो हैं वो हमारे मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे हैं, और हम ठीक हो गया सर, आपका भी ओपिनियन आ गया है। जरा इस बुनियादी सवाल के हवाले से हम पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका का ये फैसला क्या मजीद कशीदगी को जन्म देगा? 91% को ऐसा ही लगता है, जबकि 9% ऐसा नहीं मानते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।